वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 14 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यानी 15 अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो है उसको। इसमें हमारा सबसे पहला सीरीज होता है डेज एंड इवेंट्स का। तो चलिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि 14 अक्टूबर को कौन सा डे था। तो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस था। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस बी फोरम के द्वारा 2018 में शुरू किया गया था। 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस का जो थीम है वो रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल ये है। इसके बाद दूसरा जो इम्पॉर्टेंट डेज है और इवेंट्स में आता है वो 14 अक्टूबर को ही मनाया जाता है विश्व मानकीकरण मानक दिवस। विश्व मानक दिवस जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा 1947 में हुई थी, लेकिन जो पहला मानकीय दिवस है वो 1970 में मनाया गया था। इसी तरीके से 2022 की जो विश्व मानक दिवस की थीम है वो शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड है। दूसरा हमारा सीरीज होता है नेशनल अफेयर्स का। नेशनल अफेयर्स में हम देखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर की सुविधा का उद्घाटन किया। ये न्यूज़ हम कल भी डिस्कस कर चुके थे। इस सुपर कंप्यूटर का जो नाम है वो परम कामरूप है। परम कामरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र में एकमात्र सुपर कंप्यूटर होगा जो विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान करने में सक्षम होगा। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से राष्ट्रपति जी ने समीर नामक एक उच्च शक्ति वाली सक्रिय और निष्क्रिय घटक प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया है। कहाँ? IIT गुवाहाटी में। ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने वहाँ पर किया है। इसके साथ ही नेशनल अफेयर्स में जो दूसरा न्यूज़ हमारा है वो ये है कि जो सर्ट इन है यानी भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है। और पावर CSIRTS ने संयुक्त रूप से किया है पावर एक्स 2022 का आयोजन। पावर एक्स 2022 क्या है? ये साइबर सुरक्षा अभ्यास है जिसका नाम पावर एक्स दिया गया है। अभ्यास का जो विषय कोड है यानी थीम है वो है डिफेंडिंग साइबर इंड्यूस्ड डिसरप्शंस इन IT एंड OT इंफ्रास्ट्रक्चर। सर्ट इन अपने एक्सरसाइज सिमुलेशन प्लेटफॉर्म पर इसकी मेज़बानी किया था। एक तरीके से ये सर्ट इन का ही सॉफ्टवेयर टाइप कुछ है जिस पर इन्होंने मेज़बानी इसकी की है। इसके बाद देख लेते हैं सर्ट के बारे में कुछ चीज़ें। सर्ट को जो है 2004 में स्थापित किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। और इस किस मिनिस्ट्री के अंदर में ये काम करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर में ये काम करता है। इसके बाद हमारा जो न्यूज़ होता है वो समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज का सीरीज होता है। इसमें हम जानते हैं कि जनवरी 2023 में इंदौर में आयोजित होगा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा मनाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद 9 जनवरी को भारत में के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए ये मनाया जाता है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि गांधी जी के अफ्रीका से वापस आने के बाद में जो हुआ था उसके उपलक्ष्य में भी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 2019 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में मनाया गया था। इसके साथ ही याद रखिएगा कि जो पहला प्रवासी भारतीय दिवस है वो नई दिल्ली में 2003 में आयोजित किया गया था। इसके बाद समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज की जो दूसरी न्यूज़ है वो कानून मंत्रालय अक्टूबर में कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन करेगा। कहाँ करेगा? गुजरात के एकता नगर में करेगा। गुजरात के एकता नगर में 14 से 17 अक्टूबर 2022 के मध्य इसका आयोजन होगा। इसमें समग्र कानून प्रणाली और उन्नत करने में के लिए जो डिस्कशंस होंगे उसको किया जाएगा। इसका जो मुख्य भाषण है वो केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू जी देंगे इसको, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज में होता है वो डिफेंस का भी इसी में मैंने ऐड कर लिया है। डिफेंस एक्सपो 2022 जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा मनाया जाता है वो गुजरात के गांधीनगर में मनाया जाएगा। गुजरात के गांधीनगर में कानून मंत्रियों की बैठक कहाँ मनाई जाएगी? गुजरात के एकता नगर में। डिफेंस एक्सपो गुजरात के गांधीनगर में 18 अक्टूबर से। कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण है। इसके बाद देख लेते हैं डिफेंस एक्सपो का यह पहला संस्करण विशेष रूप से भारतीय कंपनियों के लिए पहला संस्करण है, यानी मेक इन इंडिया वाला जो थीम था उस पे। इसी वजह से इसकी थीम जो है वो पाथ टू प्राइड है। डिफेंस एक्सपो 2022 की थीम पाथ टू प्राइड है। इसके बाद जो हमारा अगला सीरीज होता है वो होता है इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स का।
इसमें से पहली न्यूज़ जो है वो है असमानता कम करने में भारत का 6 पायदान ऊपर स्थान हुआ है, वैश्विक स्तर पर 123वें स्थान पर रहा है। ये CRII एक रिपोर्ट निकलता है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा निकलता है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल जो है यूनाइटेड किंगडम में इसका हेडक्वार्टर है, वहाँ की एक बॉडी है। वो 161 देशों की सूची निकालती है, जिसमें भारत ने 6 पायदान का सुधार करके 123वां स्थान हासिल किया है। कोविड-19 के पहले 2 वर्षों के दौरान असमानता से लड़ने के लिए 161 देशों की सरकारों ने नीतियों और कार्यों की समीक्षा की गई है। इस सूचकांक में नॉर्वे जो है वो सबसे पहले स्थान पर है, जर्मनी दूसरे स्थान पर और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर। सूचकांक ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा लॉन्च किया जाता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। इंडेक्स और रिपोर्ट्स की जो दूसरी सीरीज है उसमें है 1970 के बाद दुनिया में वन्यजीव आबादी 69% तक गिरावट हुई है। WWF की रिपोर्ट है। WWF का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के कौन से रिपोर्ट में? लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1970 और 2018 के बीच दुनिया भर में निगरानी की जाने वाली वन्यजीव आबादी में से 69% का नुकसान हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा आबादी जो है 66% अफ्रीका कंटिनेंट में, उसके बाद एशिया कंटिनेंट में 55% की गिरावट हुई है। मीठे पानी वाले आबादी में 83% की गिरावट हुई है। इसके बाद कुछ चीज़ें वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का जो स्थापना हुआ था 1961 में हुआ था, पर्यावरण के रख रखाव संबंधी कार्यों पर चर्चा और कार्य करने के लिए। इसका जो प्रारंभिक नाम था विश्व वन्यजीव कोष यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड था। नेचर इसमें बाद में जोड़ा गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके द्वारा कुछ रिपोर्ट जारी की जाती है, जैसे लिविंग प्लानेट रिपोर्ट, लिविंग प्लानेट इंडेक्स, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन, ये सारे रिपोर्ट इसके बारे में लॉन्च किया जाता है। और WWF का जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसका लोगो जो है वो जायंट पांडा है। जायंट पांडा जो ब्लैक एंड वाइट पांडा होता है उसको बोलते हैं जायंट पांडा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हमारी सीरीज होती है अपॉइंटमेंट्स की। अपॉइंटमेंट्स में आदर्श सिविका को कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही सीबी जॉर्ज का ये स्थान लेंगे। साथ ही विदेश मंत्रालय ने अवतार सिंह को गिनी गणराज्य का भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। कुवैत की राजधानी कुवैत शहर ही है और गिनी गणराज्य की राजधानी क्रोनाक्री है। इसके बाद इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद, इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। प्रमुख रूप से इराक की जो राजधानी है वो है बगदाद। अगला हमारा सेक्शन जो होता है वो है बिजनेस और इकोनॉमी का। बिजनेस और इकोनॉमी में पहला जो हमारा न्यूज़ है वो है FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जानकारी के अनुसार भारत का खाद्यान्न 5 साल के सबसे निचले स्तर पर है। पर इसमें गेहूं का एक अलग से दे रखा है कि गेहूं का जो स्टॉक है वो पिछले 6 साल के सबसे निचले स्तर पर है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि गेहूं का स्पेसिफिक दिया है 227.5 लाख टन। और अभी जो है स्टॉक अपना खाद्यान्न का कितना है 511.4 लाख टन। कुछ चीज़ें जान लेते हैं भारतीय खाद्य निगम के बारे में, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। यह एक संविधिक निकाय है यानी इसको कानून के तहत बनाया गया है। 1964 में एक कानून आया था, भारतीय खाद्य अधिनियम 1964 के तहत 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ ही 1965 में एक और बॉडी की स्थापना की गई थी जिसका नाम है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जो MSP हमारा तय करता है, उसके बारे में वो भी 1965 में स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा। इसके बाद बिजनेस और इकोनॉमी के सेक्शन में जो अगला न्यूज़ है वो सितंबर 2022 में WPI मुद्रास्फीति घटकर हुई है 10.7%। WPI क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी, और इसके विपरीत में क्या है? CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI पर भारत इन्फ्लेशन निकालता है और WPI पर ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देश निकालते हैं। इसी के साथ एक और जो इकोनॉमी में न्यूज आती है वो PPI प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स, इस पर अमेरिका अपना इन्फ्लेशन वगैरह यानी महंगाई दर तय करता है। ये आप लोग याद रखिएगा। थोड़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दिया हूँ ऑलरेडी WPI के बारे में। इसको फिलीपींस जैसे देश और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में कुछ जगहों पर लागू किया जाता है। इसके साथ ही भारत ने मुद्रास्फीति मापने के लिए CPI का यूज किया है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अमेरिका जो है वो उत्पादक मूल्य सूचकांक
उसको करता है। और WPI को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा जो सेक्शन होता है वो मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट्स का होता है, यानी MOU का। इसमें क्या है, भारतीय नौसेना और IIM नागपुर ने समझौता किया है। किस लिए किया है? IIM नागपुर जो है भारतीय नौसेना के प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं उनको, और जो रिटायर्ड हो गए हैं पर्सन्स, उनको स्किल ट्रेनिंग देगा ताकि वो अपने आगे की लाइफ में अलग अलग क्षेत्र में अच्छा कर सकें। इसके बाद अगला जो मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट है उसमें NHIDCL ने IIT रुड़की, IIT कानपुर, NSDC के साथ समझौता किया। NSDC मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके साथ समझौता किया है। और NHIDCL का क्या फुल फॉर्म होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के द्वारा CRRI IIT रुड़की, IIT कानपुर और NSDC यानी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम में एक समझौता किया गया है। क्या समझौता है कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं या जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें नए तरीके से नए टेक्नोलॉजी का मदद करके कैसे हम लोग सड़क बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारा सेक्शन होता है वो होता है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स में ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारत ने निशानेबाजी में जीता है कांस्य पदक। कहाँ हो रहा है ये ISSF विश्व चैंपियनशिप? ये हो रहा है मिस्र के काहिरा में। किन्होंने जीता है कांस्य पदक? के मुकाबले में ईसा सिंह, नाम्या कपूर और विभूति भाटिया ने जर्मनी को हराकर 17-1 से हराया है, और इसके साथ ही ये क्वालिफाई कर गई हैं। ये तीनों हमारी जो बहनें हैं वो हैं। इसके बाद देख लेते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से जो स्टेट स्पेसिफिक न्यूज आती है उसमें से देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में एक योजना लॉन्च हुई है साल्ट, जो विश्व बैंक के द्वारा ऋण पर परिचालित है। इसमें साल्ट का जो फुल फॉर्म है वो सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसके लिए 250 मिलियन का लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने। साल्ट क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इस साल्ट स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में पहली ऐसी परियोजना है जिसे विश्व बैंक द्वारा बिना किसी पूर्व शर्त के वित्त पोषित किया गया है। अगला न्यूज़ हमारा राजस्थान से आया है। न्यायाधीश पंकज मित्तल ने ली है राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ। इसके बाद जान लेते हैं कि इससे पहले कहाँ थे ये। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रह चुके थे। M श्रीवास्तव मुख्य न्यायाधीश SS शिंदे के सेवानिवृत्त होने के बाद से राजस्थान उच्च न्यायालय में एक कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। न्यायाधीश पंकज मित्तल मूल रूप से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। जम्मू कश्मीर से एक न्यूज आ रही है कि जम्मू कश्मीर के एलजी ने 6ठी सीनियर पेनकैक सिलाट चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। मनोज सिन्हा जी हैं। इन्होंने श्रीनगर में आयोजित की जाने वाली 6ठी सीनियर एशियाई पैनकेक सिलाट चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है, जिसमें विभिन्न देशों से 150 से अधिक एथलीट शामिल होंगे। पेनकेक सिलाट है क्या? ये एक लड़ाकू खेल है जिसमें सामूहिक रूप से इंडोनेशिया से उत्पन्न विभिन्न शैलियों की मार्शल आर्ट शामिल है। इसे भारत में जो है वो 2014 में शुरू किया गया था। तेलंगाना से भी एक स्टेट स्पेसिफिक न्यूज आ रही है। आसरा पेंशन यहाँ पे शुरू किया गया है। सामाजिक सुरक्षा के लिए, सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आसरा पेंशन शुरू किया गया है। बस इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से कुछ चीज़ें कल हुई हैं वो भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को मंजूरी दी है। इसके साथ ही इन्होंने इस साल 73 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है। श्रद्धालुओं को मथुरा में आकर्षित करने के लिए शनि परिक्रमा पथ जो मथुरा शहर में है उसको विकसित करने की बात की जा रही है। तो शनि परिक्रमा पथ कहाँ पर है? मथुरा में है नहीं, मतलब डेवलप किया जाएगा। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने 1 लाख मीट्रिक टन मक्का और 50,000 मीट्रिक टन बाजरा खरीदने की योजना बनाई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो छोटी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।